हेलो बच्चों, मैं नीरज माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स। चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को, एक एक आंसर को अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। यानी कि कोई भी प्लैनेट जो है वो किसी स्टार से कैसे अलग होता है, यानी कि जो ग्रह है वो सितारे से किस प्रकार अलग है ना, क्या डिफरेंस है दोनों में। सबसे पहले देखते हैं प्लैनेट। अ प्लैनेट डज नॉट हैव इट्स ओवन लाइट एंड हीट, इट डिराइव्स इट्स लाइट फ्रॉम अ स्टार। तो बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्लैनेट है उसके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। जैसा कि हम पहले ही चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो उसमें देखा था कि प्लैनेट्स जो होते हैं उनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है ना। तो ये फिर कैसे चमकते हैं? इट डिराइव्स इट्स लाइट फ्रॉम अ स्टार। तो इन्हें ये जो चमकते हैं या इनको जो हीट मिलती है, ये जो इनको जो लाइट मिलती है, ये कहाँ से लेते हैं? सितारों से लेते हैं। फिर स्टार में देखेंगे हम, अ स्टार possesses its own heat and light। तो बताया गया है कि जो स्टार होता है उसके पास खुद की हीट और लाइट होती है। ये बेसिक अंतर है। प्लैनेट्स जो होते हैं उनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। वो उनको जो हीट या लाइट मिलती है वो किसी स्टार से मिलती है, जबकि स्टार्स के पास में खुद की हीट और लाइट होती है। तो पहला डिफरेंस तो यही है। सेकंड डिफरेंस की बात करें, प्लैनेट में देखें, अ प्लैनेट इज यूजुअली स्मॉलर देन स्टार। तो प्लैनेट जो होता है वो स्टार से छोटे होते हैं, यानी कि सितारों से छोटे होते हैं साइज में। स्टार में बात करें तो स्टार आर वेरी ह्यूज ऑब्जेक्ट्स कंपेयर टू अ प्लैनेट इन जनरल। तो यहाँ बताया गया है कि जो सितारे होते हैं ये काफी विशाल होते हैं, काफी बड़े होते हैं एज कंपेयर टू अ प्लैनेट। यानी कि अगर हम तुलना करें किसी प्लैनेट से, तो प्लैनेट की तुलना में या उसके कंपैरिजन में स्टार जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, बहुत ही ज्यादा विशाल होते हैं। तो ये बेसिक से अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से जो प्लैनेट होते हैं वो स्टार से अलग होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन बाय द सोलर सिस्टम। यानी कि सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं, क्या होता है सोलर सिस्टम। तो देखिए आंसर, द टर्म सोलर सिस्टम रेफर्स टू द फैमिली ऑफ द सन। तो यहाँ पर ये जो टर्म इस्तेमाल की गई है सोलर सिस्टम, इस टर्म का मतलब है फैमिली ऑफ द सन। यानी कि जो शब्द ये जो शब्द है अपना सोलर सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है? फैमिली ऑफ द सन। यानी कि जो सूर्य का जो परिवार है उसको ही हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। द सन इज ए स्टार अराउंड विच 8 प्लैनेट्स अमॉन्ग अदर कैलेस्टाइल ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट। तो देखो, सन जो है वो एक स्टार है जिसके चारों ओर क्या है? 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स के अलावा और भी कैलेस्टाइल बॉडीज हैं या और भी कैलेस्टाइल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहती हैं। दिस होल सिस्टम ऑफ बॉडीज इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, जितनी भी कैलेस्टाइल बॉडीज हैं सन के इर्द गिर्द, है ना, तो ये सारी जो बॉडीज हैं, ये पूरा जो सिस्टम है, इसी को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। द सन इज द हेड ऑफ दिस सिस्टम। और जो सन है वो इस सिस्टम का क्या है? हेड है, यानी कि मुखिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यानी कि सूर्य से दूरी के हिसाब से या दूरी के अनुसार सभी प्लैनेट्स के जो नाम हैं वो हमें क्रम से बताने हैं या एक ऑर्डर में बताने हैं, है ना। तो सबसे जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने वहां देखा था कि सबसे पहले प्लैनेट आता है सूर्य के नजदीक में, तो उसका नाम है मरकरी। उसके बाद फिर क्या आता है? वीनस आता है। तो ऐसे एक ऑर्डर में हमें जो 8 ग्रह हैं उनके नाम लिखने हैं। तो आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है मरकरी, दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ, चौथा है मार्स, पांचवा है जुपिटर, छठवा है सैटर्न, सातवां है यूरेनस और आठवां है नेपच्यून। तो इसमें कुछ समझने वाला था नहीं, इसमें तो बस आपको केवल नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। यानी कि अर्थ जो है उसको अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है, यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है। तो ध्यान कीजिए, हमने चैप्टर में पढ़ा था और मैंने आपको बताया भी था कि अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है। चलिए वापस से देख लेते हैं।
द अर्थ इज रिगार्डेड एज अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो इसके कुछ रीजंस हैं जो कि हम देखने वाले हैं। फर्स्ट इज इट इज द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ। देखो, पहला कारण तो यही है कि ये अकेला एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर लाइफ सपोर्ट करती है, या कह सकते हैं यहाँ पर जीवन संभव है। इट हैज ऑक्सीजन एंड वाटर प्रेजेंट इन प्रोपोर्शंस दैट अलाउ लाइफ टू थ्राइव। तो देखो, यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन संभव है तो किसकी वजह से है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पाई जाती है, वाटर पाया जाता है ना, यानी कि जल पाया जाता है, पानी पाया जाता है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, पानी है, वो भी एक उचित अनुपात में है, जो कि क्या करता है, फेवरेबल कंडीशन जो है क्रिएट करता है किसके लिए? लाइफ के लिए, जिससे कि यहाँ पर जो लाइफ है वो पनप सकती है ना। सेकंड जो रीजन है वो है इट ऑल्सो हैज अ टेम्परेचर रेंज दैट सपोर्ट लाइफ, है ना। अब देखो, ये एक और नया इसमें रीजन आया है कि यहाँ पर क्या है, हमारा जो अर्थ है यहाँ पर एक टेम्परेचर रेंज पाया जाता है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। अब ये टेम्परेचर रेंज क्या होता है? देखो, बाकी ग्रहों पर हम जब जाते हैं, है ना, तो बाकी ग्रहों में क्या होता है कि वहां पर सूरज की जो झुलसा देने वाली जो गर्मी है वो काफी भयंकर होती है ना। यानी कि और ग्रहों पर अगर हम जाते हैं तो वहां पर तापमान बहुत ज्यादा होता है ना। लेकिन हमारा जो पृथ्वी है वो तीसरे नंबर पर है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर इतनी ज्यादा हीट जो है सन की महसूस नहीं होती है, फील नहीं होती है। तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है हमारा एटमॉस्फेयर, है ना। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो सूर्य से आने वाली या सन से आने वाली जो हार्मफुल जो रेज होती हैं, हानिकारक जो किरणें होती हैं, उनको रोक लेती है ना। और जो हानिकारक नहीं होती हैं वो नीचे धरातल पर आ जाती हैं या सरफेस पे आ जाती है ना। इसके अलावा जब रात होती है तो रात में क्या होगा कि जब सन नहीं रहेगा तो जो एटमॉस्फेयर है या जो वातावरण है आसपास का वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो ऐसे में टेम्परेचर बिल्कुल ना गिर पाए, इसके लिए भी हमारे वायुमंडल में एक गैस पाई जाती है जिसका नाम है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखती है। जैसे ही सन सेट हो जाता है तो उसके बाद में जो भी गर्मी होती है, जितनी भी गर्मी दिन के दौरान पड़ती है, उस गर्मी को वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे एटमॉस्फेयर में तापमान जो है वो बना रहता है ना। तो ना तो ज्यादा तापमान कम होता है, ना ज्यादा तापमान एकदम से बहुत बढ़ जाता है। तो तापमान जो है वो एवरेज रहता है, टेम्परेचर एवरेज रहता है, जिससे कि लाइफ को क्या मिलती है? लाइफ को एक तरह से फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, या कह सकते हैं कि ये जो स्थिति है, ये जो कंडीशन है वो लाइफ को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट जो अपना रीजन है, द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अबाउट 2/3 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हेन कंपेयर टू लैंड। देखो, इसका एक कारण ये भी है कि जो हमारा जो अर्थ है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वाटर है और जो लैंड है ना, इसका जो अनुपात है, इसका जो प्रोपोर्शन है वो कितना है? 2/3 है। यानी कि 2/3 जो सरफेस है, 2/3 जो सतह है उस पर क्या है? पानी है। बाकी की जो सतह है उस पर क्या है? जमीन है ना। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि केवल हमें मून की हमें केवल एक ही साइड क्यों दिखाई देती है। ये इसका कारण आपसे पूछा गया है। तो यहाँ हम बताएंगे, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। तो जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो मून है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है लगभग कितने दिनों में? 27 डेज में, है ना। यानी कि 27 दिनों में वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा पाता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और इतना ही समय इसको अपने अक्ष पर घूमने में लगता है। देखो, दो तरह की मोशन होती है। जैसे अर्थ जो है, अर्थ की भी मोशन दो तरह की होती है, एक होती है रोटेशन, एक होती है रिवॉल्यूशन, है ना। ऐसे ही मून की भी दो मोशन होती है, एक होती है रोटेशन, एक होती है रिवॉल्यूशन, है ना। तो एक तो क्या हो रहा है कि एक तो वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना, और एक वो खुद ही अपने अक्ष पर घूम रहा है। तो दो तरह की मोशन होती है। तो एक तो क्या हो गया कि जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है उसमें भी उसको कितना समय लगता है? 27 डेज लगता है।
और एक वो अपने अक्ष पर खुद ही घूमता है, उसमें भी उसको इतना ही टाइम लगता है, यानी कि 27 डेज ही लगते हैं। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, और यही कारण है कि मून की हमेशा हमें एक ही साइड दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड क्या है। देखते हैं। द यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव, इट इज अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज। देखो यूनिवर्स जो है वो एक लार्जेस्ट यूनिट है, एक सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। और ये जो यूनिवर्स है ये क्या है, ये कलेक्शन है किसका, गैलेक्सीज का। यानी कि जो अपना जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स में कई सारी गैलेक्सीज है ना। तो जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा जो सौरमंडल है जिस गैलेक्सी में है ना, उस गैलेक्सी में करोड़ों तारे हैं। यानी कि एक गैलेक्सी में मिलियंस बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, है ना, यानी कि करोड़ों तारे हैं, लाखों करोड़ों तारे हैं एक गैलेक्सी में। और ऐसी लाखों करोड़ों गैलेक्सी हैं यूनिवर्स में, है ना। तो ये क्या है, गैलेक्सी जो है वो कलेक्शन है किसका, गैलेक्सीज का। यानी कि इसमें लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं। देयर इज ओनली वन यूनिवर्स एंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इटसेल्फ। तो ब्रह्मांड केवल एक ही है ना, एक ही यूनिवर्स है, और प्रत्येक चीज जो भी एग्जिस्ट करती है ना, वो इस यूनिवर्स में ही है ना। देयर इज ओनली वन यूनिवर्स एंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इटसेल्फ, है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको कि जो यूनिवर्स है एक तो क्या है कि वो बहुत बड़ी इकाई है, इतनी बड़ी इकाई है कि हम तुलना नहीं कर सकते, हम कंपेयर नहीं कर सकते कि ब्रह्मांड जो है वो कितना बड़ा है ना। क्योंकि उसमें क्या है, बहुत सारी गैलेक्सी है, एक ही गैलेक्सी इतनी बड़ी होती है, उसमें करोड़ों तारे होते हैं, है ना। और एक ब्रह्मांड में तो कई सारी गैलेक्सी होती हैं, तो सोचो वहां कितने तारे होंगे, तो हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ी लार्जेस्ट यूनिट है जिसमें हम रहते हैं। और ये क्या है, एक कलेक्शन है किसका, गैलेक्सीज का। तो यूनिवर्स एक ही है, और जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी गैलेक्सी हैं, जो भी है, जो भी एग्जिस्ट करता है, वो सब किस में आता है, वो सब यूनिवर्स में ही आता है। ये हो गए हमने क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस। पहला है द प्लेनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन, है ना। इनमें से कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो अर्थ ट्विन के नाम से जाना जाता है, यानी कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो जैसा कि हमने चैप्टर पढ़ा था, हमने वहां देखा था, तो कौन सा ग्रह है, तो वो है ग्रह वीनस। कौन सा है, वीनस। नेक्स्ट हम देखते हैं विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो सन से तीसरे नंबर पर आता है। तो वो कौन सा ग्रह है, तो सब जानते हैं हम, वो कौन सा ग्रह है, वो प्लैनेट है अपना अर्थ। कौन सा है, अर्थ। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए, तो वो कह रहा है कि जो सारे प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो कैसे पाथ पर वो चक्कर लगाते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने चैप्टर पढ़ाया था, तभी बताया था कि वो एलोंगेटेड पाथ पे चक्कर लगाते हैं, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। द पोल स्टार, नेक्स्ट देखिए, द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन टू द, देखो पोल स्टार हमेशा किस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो एज वी नो इट इज नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, यानी कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, यानी कि किन ग्रहों के बीच का जो ऑर्बिट है वहां पाए जाते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं 3 ऑप्शन दे रखे हैं, सैटर्न एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर, और द अर्थ एंड जुपिटर। तो मार्स एंड जुपिटर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं आगे, फिल इन द ब्लैंक्स। अ ग्रुप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, अ ग्रुप ऑफ, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा स्टार्स, और नेक्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, कॉन्स्टलेशन। मतलब क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ स्टार, यानी कि जो स्टार्स का जो ग्रुप होता है, यानी कि सितारों का जो समूह होता है, वो आपस में मिलकर क्या बनाता है, एक पैटर्न बनाता है, और उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं। सेकंड नंबर पे है अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार, यानी कि सितारों का एक बड़ा जो या विशाल जो सिस्टम है उसको क्या कहते हैं, यानी कि बहुत सारे यहाँ पर सितारे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो बहुत सारे तारे जहाँ पर होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। नेक्स्ट
फिल इन द ब्लैंक्स इज द क्लोजेस्ट कैलेस्टाइल बॉडीज टू आवर अर्थ। तो इनमें से मतलब ऐसा कौन सा कैलेस्टाइल बॉडी है जो अर्थ के सबसे ज्यादा पास है, तो वो कौन सा है, दी मून। नेक्स्ट है दी फिल इन द ब्लैंक्स इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो सन के सबसे पास मतलब तीसरा सबसे पास ग्रह कौन सा है, तो सन के सबसे पास वो भी तीसरे नंबर पर एक ही ग्रह है, वो है द अर्थ यानी कि पृथ्वी। नेक्स्ट है प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओवन हीट एंड लाइट, है ना, यानी कि जो प्लैनेट्स होते हैं उनमें खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। तो ये अपने कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि हमने देख लिए हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और कोई भी आपकी क्वेरीज होती हैं तो प्लीज कमेंट में बताया करें। नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।